अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं प्लीज़ मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम लेक्चर कंटिन्यू करें अपना। ओके, अब आवाज़ आ रही है मेरी बेटा जी? मैं बोल नहीं रही थी इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। अब आवाज़ आ रही है सबको? तो हम कंटिन्यू करें अपना लेक्चर। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। चलें जी। अच्छा, स्टूडेंट्स को कुछ क्वेरीज थी, फिर अभी लास्ट लेक्चर में हमारे फिशियोटोमी का आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था, वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता क्या है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये होता है कि जब मसल्स की स्वेलिंग होती है, मसल्स की स्वेलिंग की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो कॉम्प्रेस होती हैं। ठीक है ना? ब्लड वेसल्स और नर्व जब कॉम्प्रेस होती हैं ड्यू टू मसल स्वेलिंग, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ चांस कि टिश्यूज़ की नेक्रोसिस हो जाएगी। जहाँ भी हमने कास्ट अप्लाई किया है वो बजाय इसके कि हमारे लिए बेनिफिशिएंट हो, वो हमारे लिए मज़ीद नुकसानदेह हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जो हमने ट्रीटमेंट उसकी रखी थी, जो हमने आपके साथ डिस्कस की उसकी ट्रीटमेंट, वो यही ट्रीटमेंट थी
कि जो फिशियोटमी से पहले मैंने आपको दूसरी चीज़ क्या बताई कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम को हमने जो कास्ट अप्लाई किया हुआ होता है उसको हम लॉन्गिट्यूडनली कट लगा देते हैं। एक तो ये हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसका मौजूद है। जो दूसरा ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया वो है फिशियोटमी। फिशियोटमी में ये करते हैं कि जो मसल्स होते हैं बेसिकली उनको हम कट कर देते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है बेटा कि वो जो एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्वेलिंग हुई हुई थी, ऑब्वियसली एक क्लोज स्किन है, उसको स्पेस नहीं मिल रहा। किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था कि क्या हम उसको वहाँ से डिब्राइडमेंट कर देते हैं, क्या हम उसके अंदर से वो सारी चीज़ें निकाल देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल हम जैसे ही कट लगाते हैं तो वहाँ से प्रेशर रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो मसल्स की स्वेलिंग हुई हुई थी उन्होंने जो कॉम्प्रेस की, उन्हें उन मसल्स को एक्सपेंड करने के लिए जगह मिल जाती है, ठीक है ना। जब उन्हें एक्सपेंड करने के लिए जगह मिल जाती है तो फिर वहाँ पे जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो वहाँ पे सेट होना शुरू हो जाती हैं, सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर रिलीज़ हो जाता है बेसिकली। तो ये कंजर्वेटिव और सर्जिकल ट्रीटमेंट था जो हमने कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए पढ़ा। होप सो कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं बेटा, सारा सॉरी, आपका बिल्कुल क्वेश्चन मेरे माइंड से स्लिप हो गया था। मैं आपके क्विज़ का जवाब देती हूँ। उसमें हम उसके ऊपर फिर कास्ट अप्लाई नहीं करते। मैंने अभी आपको दूसरी चीज़ बताई ना कि अगर इस तरह की चीज़ें समर, आपके क्वेश्चन का भी आंसर ये है कि फिर हम ऐसी सिचुएशन में एक्सटर्नल फिक्सेटर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। कास्ट पहले से अप्लाई हुआ था, वैसे तो खैर काफ़ी वो अपनी जगह पे चीज़ें आके सेटल डाउन हो चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें ज़रूरत है तो हम ऐसी सिचुएशन में जो है एक्सटर्नल फिक्सेटर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। समर, आपके क्वेश्चन का भी आंसर है और सारा आपके क्वेश्चन का भी। जी नरजिस, बिल्कुल अगर हमने बाजू पर कास्ट अप्लाई किया है, ऑब्वियसली अगर किसी के बाजू पर इस तरह से हमने कास्ट अप्लाई किया है और वहाँ पे भी इस तरह की स्वेलिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चलें, अब हम यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब हम फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उन कॉम्प्लिकेशन में जैसे प्रेशर अल्सर्स हैं। प्रेशर ऑफ अ कास्ट और एन इनअप्रोप्रिएटली अप्लाइड ब्रेस ऑन सॉफ्ट टिश्यू में कॉज टिश्यू एनोक्सिया एंड प्रेशर अल्सर्स। जो प्रेशर किसी भी कास्ट के ऊपर अगर हमने इनअप्रोप्रिएटली कोई ब्रेस लगा दिए या फिर कास्ट अप्लाई करने की वजह से भी प्रेशर जनरेट हो सकता है सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर, ये टिश्यू एनोक्सिया कर सकता है। एनोक्सिया का क्या मतलब है, किसी को पता है? एनोक्सिया का पता है मतलब किसी को? व्हाट डज एनोक्सिया मीन? ओके, एनोक्सिया का मतलब होता है बेटा कोई भी, यानी डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। एनोक्सिया मींस डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि सॉफ्ट टिश्यूज में कॉज टिश्यू एनोक्सिया, इसका मतलब ये होगा कि उन पर्टिकुलर टिश्यूज में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, ठीक है ना। तो कास्ट के ऊपर
कास्ट की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, या अगर इनअप्रोप्रिएटली कोई ब्रेस अप्लाई की गई है उसकी वजह से जो सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि टिश्यू एनोक्सिया हो जाता है और प्रेशर अल्सर्स बन सकते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटी साइड्स मोर ससेप्टेबल टू प्रेशर अल्सर। जब अगर हम लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो लोअर एक्सट्रीमिटी में जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं प्रेशर अल्सर्स, ठीक है ना। यदि जो जगह लोअर एक्सट्रीमिटी में वो कौन-कौन से एरियाज़ होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेशर अल्सर बनने के, उनमें हील्स आ जाती हैं, ठीक है, मेल्यूलाई आ जाती है, और ये देखें पिक्चर में आपको बताया हुआ भी है मैंने, लैटरल मेल्यूलस या मेल्यूलाई जिसको बोलते हैं, ठीक है ना जी, एंड डॉर्सम ऑफ द फुट और हेड ऑफ द फिब्यूला एंड इंटीरियर सरफेस ऑफ द पटेला। इसी तरह से मेन प्रेशर साइट्स ऑन द अपर एक्सट्रीमिटी आर लोकेटेड एट द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस एंड द अल्नर स्टाइलॉइड। ये देखिए, ये भी पिक्चर से आपको नजर आ रहा है, अल्ना का स्टाइलॉइड भी मैंने आपको दिखाया हुआ है और एपिकोंडाइल भी आपको दिखाया, जैसे लेटरल लेटरल एपिकोंडाइल है, इसी तरह से इनर सरफेस पे जो है वो मीडियल एपिकोंडाइल होता है। तो इन एरियाज में प्रेशर अल्सर्स बन सकते हैं। Usually, the patient with a pressure ulcer reports pain and tightness in the area. A warm area on the cast or brace suggests underlying tissue erythema. Skin breakdown may occur. The drainage may stain the cast or brace and emit an odor. Even if discomfort does not occur with skin breakdown and tissue necrosis, there may still be extensive loss of tissue. The nurse must monitor the patient with the cast or brace for pressure ulcer development and report findings to the physician. यूजुअली जो पेशेंट होता है प्रेशर अल्सर के साथ, वो पेन की रिपोर्ट करेगा आपको, आपको कहेगा कि जी मुझे पेन हो रहा है, या फिर उस एरिया में जहाँ पे कास्ट अप्लाई किया है मुझे टाइटनेस फील हो रही है, ठीक है ना जी। जहाँ पे हमने कास्ट अप्लाई की है, ब्रेस अप्लाई किया है, अगर वो एरिया आपको थोड़ा ज़्यादा वार्म महसूस हो रहा है तो इसका मतलब कि वहाँ पे टिश्यू इरिथीमा हो गया है, यानी वहाँ पे टिश्यू का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया है, ठीक है जी। और ड्रेनेज जो है वो अगर वहाँ से ड्रेनेज हो रही है, कोई पुरुलेंट ड्रेन ड्रेन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कास्ट को और ब्रेस को स्टेन कर सकता है और वहाँ पे कोई स्मेल भी जो है वो इमिट हो सकती है। इवन अगर पेशेंट आपको डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन नहीं भी कर रहा, तब भी देयर आर चांसेस के स्किन ब्रेकडाउन और टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है। बल्कि ये भी पॉसिबल है कि काफ़ी सारे टिश्यूज़ वहाँ से लॉस हो चुके हों, ठीक है ना? तो इसलिए ये हमारी बीइंग अ नर्स, ये हमारी ऑब्ज़र्वेशन है कि हमने अपने पेशेंट को रिपीटेडली उसकी सारी सिचुएशन को जो है हमने असेस करते रहना है। देखें, यही आगे लिखा हुआ है कि इसीलिए ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपने पेशेंट, जिस भी पेशेंट को कास्ट या ब्रेस अप्लाई हुआ है, तो उस पेशेंट को यानी उसकी कंप्लीट असेसमेंट करते रहना है, और उसकी अगर कोई भी ऐसी लाइक कोई भी ऐसी फाइंडिंग्स आपको आती हैं तो वो आपने फिजिशियन को रिपोर्ट करनी है, ठीक है ना जी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, वहाँ पे हमने जैसे प्रेशर अल्सर की बात की, अगर प्रेशर अल्सर्स वहाँ पे बन रहे हैं तो प्रेशर अल्सर के एरिया को इंस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। ऑब्वियसली प्रेशर अल्सर के एरिया को इंस्पेक्ट करने के लिए हम ब्रेस को हमें रिमूव भी करना पड़ सकता है। फॉर अ पेशेंट विद अ कास्ट द फिजिशियन में बाई वेल्व और कट एन ओपनिंग यानी विंडो इन द कास्ट। अब वहाँ पे स्किन के ऊपर हमने कोई डैमेज देखना है, स्किन तो डैमेज नहीं हुई या प्रेशर अल्सर तो नहीं बन गया, इसके लिए अगर कोई ब्रेस वगैरह है तो उसे तो हम रिमूव कर देंगे, लेकिन अगर कास्ट लगा हुआ है तो पूरी की पूरी कास्ट को हम रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि उसमें जो है जो फिजिशियन है उसको वो कट करके एक ओपनिंग उसके अंदर कास्ट के अंदर जो है वो बना लेगा। इफ द फिजिशियन elects to create a window to inspect the pressure site, a portion of the cast is cut out. The affected area is inspected and possibly treated.
The portion of the cast is replaced and held in place by an elastic compression dressing or tape. जो फिजिशियन है वो सिंपली जो प्रेशर अल्सर वाला एरिया है जिसे उसने इंस्पेक्ट करना है वहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन कर लेते हैं और जो है उसको रिमूव करके उस विंडो को रिमूव करके जो प्रेशर की साइट होती है उसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है ना? प्रेशर की साइट को जो है वो ट्रीट कर लेते हैं और प्रेशर की साइट को ट्रीट करने के बाद अगर मतलब ज़ाहिर है अगर वो ट्रीटमेंट उसका हो गया है, तो उसके बाद फिर से उसको आपने कनेक्ट कर लेना है। यानी जो हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो साइट थी हमने जो विंडो ओपन की थी, उस साइट को हम दोबारा से वहाँ पे कास्ट अप्लाई कर सकते हैं उस स्पेसिफिक एरिया में या फिर उसके ऊपर हम सिंपल कोई भी कंप्रेशन इलास्टिक कंप्रेशन ड्रेसिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बेटा जी डिसयूज सिंड्रोम। इमोबिलाइजेशन इन अ कास्ट, ब्रेस और स्प्लिंट कैन कॉज मसल एट्रोफी एंड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ नॉन एज द डिसयूज सिंड्रोम। जब हमने किसी भी कास्ट, ब्रेस या स्प्लिंट अप्लाई किया है उसकी वजह से ज़ाहिर है इमोबिलाइज करने के लिए हमने अप्लाई किया है। तो जब बहुत लॉन्गर टर्म के लिए इस तरह से ये इमोबिलाइज़ रहता है और जो मसल्स हैं उनकी एट्रोफी भी हो सकती है, मसल्स की यानी ग्रोथ रुक जाती है और उसके साथ-साथ उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी ख़त्म हो सकती है। इसी को हम डिसयूज़ सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना? तो यानी इस तरह से हो सकता है कि मसल्स की भी एट्रोफी हो जाए और उसकी स्ट्रेंथ भी लॉस हो जाए। इसके लिए आपको पहले ही बताया था कि इसका बेस्ट तरीका क्या है कि पेशेंट्स को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़ेज़ हमने करवानी है। उन्हें जो है हमने प्रिस्क्राइब करना है कि वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़ेज़ परफ़ॉर्म करें। आगे लिखा हुआ भी है टू प्रिवेंट दिस द पेशेंट नीड्स टू लर्न टू टेंस और कॉन्ट्रैक्ट मसल सच एज आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन विदाउट मूविंग द पार्ट। यानी उस पार्ट को मूव किए बगैर जिसको हमने इमोबाइल करना है उसको हमने इमोबाइल ही रहने देना है, उसको हमने मूव नहीं करना। उसके बगैर आपने जो है पेशेंट को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवानी है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवानी है मसल्स की ताकि हम डिस्यूज सिंड्रोम से अपने पेशेंट को प्रिवेंट कर सकें। The nurse teaches the patient with a leg cast, brace or splint to push down the knees and teaches the patient in an arm cast, brace or splint to make a fist। ये exercises हैं। नर्स जो है अपने पेशेंट को टीच करती है कि लेग कास्ट जो है जो लेग के ऊपर अगर कास्ट अप्लाई हुई हुई है तो नर्स अपने पेशेंट को टीच करती है कि वो लेटे-लेटे अपनी जो नीज़ हैं, घुटनों को नीचे की तरफ पुश करे और फिर इसी तरह से जो आर्म कास्ट वाले पेशेंट होते हैं उनको एक्सरसाइज करवाई जाती है कि वो फिस्ट बनाएं फिर ओपन करें, फिस्ट बनाएं और फिर ओपन करें। इस तरह से ये क्या चीज़ें हो रही होती हैं, ये आप अपने आपका पेशेंट जो है अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। जो पार्ट्स थे जैसे लेग के ऊपर कास्ट अप्लाई की है, आर्म के ऊपर कास्ट अप्लाई की हैं, उन्हें इमोबाइल रखते हुए ही इन बाकी जो मसल्स होते हैं उनको वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है। इसमें मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज हैं सच एज quadriceps setting and gluteal setting exercises are important in maintaining muscles essential for walking. Isometric exercises should be performed early while the patient is awake। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। सेम कंडीशन इस यहाँ पे डिस्यूज सिंड्रोम के लिए भी है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज अर्ली पेशेंट को परफॉर्म करनी है जबकि पेशेंट अवेक हो। ठीक है जी। चले जी, यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बताना ज़रूरी है।
अगर हम ऑनलाइन क्लास ना ले रहे होते तो मैं आपको थोड़ा-सा वैसे ही वर्बली बता देती, आपको समझ आ जाता, या फिर हम कोई वीडियो क्लिप्स शेयर कर लेते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको खुद नहीं पता होगा ये एक्सरसाइज़ेज़ के बारे में, तो आप अपने पेशेंट को किस तरह से बता सकेंगे। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स मेंटेन मसल मास एंड स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट एट्रोफी। ये जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस जो हम करवाते हैं मसल्स की, ये बेसिकली आपके मसल्स के मास को, स्ट्रेंथ को मेंटेन रखते हैं और जो मसल्स की एट्रोफी होती है उससे प्रिवेंट करते हैं, जिसमें क्वाड्रिसेप्स सेटिंग एक्सरसाइजेज हैं, ग्लूटियल सेटिंग एक्सरसाइजेज हैं। जो क्वाड्रिसेप्स सेटिंग एक्सरसाइजेज हैं उनमें क्या होता है, पोजीशन द पेशेंट सुपाइन विद लेग एक्सटेंडेड। समझ आ गई सबको कि पेशेंट को हमने सुपाइन यानी सीधा लिटाना है और उसकी लेग्स एक्सटेंडेड होनी चाहिए। ठीक है जी। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू पुश द नी बैक ऑन टू द मैट्रेस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द एंटीरियर थाई मसल्स। पेशेंट को कहेंगे कि वो अपने जो नीज हैं उसकी बैक साइड को मैट्रेस की तरफ प्रेस करे। सिंपल सादे अल्फाजों में कि वो अपने घुटने के जो बैक साइड पे मसल्स हैं उसके ज़रिए यानी घुटने के ज़रिए मैट्रेस को प्रेस करे। इनकरेज द पेशेंट टू होल्ड द पोजीशन फॉर 5 टू 10 सेकंड। ऑब्वियसली वो जब पुश करेगा तो उस टाइम वो अपने मसल्स को ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा ना, तो 5 से 10 सेकंड के लिए हम इनकरेज करेंगे पेशेंट को कि उसी पोजीशन को होल्ड करे। लेट पेशेंट रिलैक्स, उसके बाद पेशेंट को रिलैक्स होने दें। पेशेंट को कहें कि आप उसके बाद रिलैक्स हो जाएं, 5 से 10 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें मसल्स को और फिर रिलैक्स हो जाएं। हैव पेशेंट रिपीट द एक्सरसाइज 10 टाइम्स ईच आवर व्हेन अवेक। इसी तरह से पेशेंट जब पेशेंट जागा हुआ है तो आपने पेशेंट से 10 मरतबा ये एक्सरसाइज करवानी है। 5 टू 10 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करे फिर रिलैक्स करे। इस तरह से 5 टू 10 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करे फिर रिलैक्स करे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करे फिर रिलैक्स करे। ये वाली एक्सरसाइजेज पेशेंट से 10 मरतबा परफॉर्म करवानी है। उसके बाद आ जाता है ग्लूटियल सेटिंग एक्सरसाइजेज। Position patient supine with legs extended if possible. Instruct the patient to contract the muscles of the buttock. Encourage the patient to hold the contraction for 5 to 10 seconds. Let the patient relax and have the patient repeat the exercises 10 times each hour when awake. इसी तरह से जो पेशेंट है उसको आपने ग्लूटियल सेटिंग एक्सरसाइजेस के लिए भी उसी तरह से सुपाइन लिटाना है और इसमें बस मसल्स चेंज हो जाएंगे। उसमें आप थाइस के मसल्स यूज़ कर रहे थे, इसमें आप पेशेंट से कहेंगे कि वो अपने बटक्स के मसल्स को यानी बटक्स के थ्रू जो मैट्रेस है उसको कॉम्प्रेस करे और फिर इस तरह से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। 5 टू 10 सेकेंड के लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर रिलैक्स करें, फिर कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर रिलैक्स करें। ठीक है जी। इसी तरह से 10 टाइम्स ये वाली एक्सरसाइज भी रिपीट करनी है। अब आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद एन इमोबिलाइज्ड अपर एक्सट्रीमिटी। नर्सिंग मैनेजमेंट देखनी है हमने ऐसे पेशेंट की जिसको इमोबिलाइज किया हुआ हो हमने उसकी अपर एक्सट्रीमिटी को, यानी उसके बाजू को अगर हमने इमोबिलाइज किया हुआ है तो उसके लिए हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी। The patient whose arm is immobilized must readjust to many routine tasks. Obviously, अगर हमने किसी पेशेंट का आर्म जो है वो इमोबिलाइज किया हुआ है तो ऑब्वियसली उस पेशेंट के बहुत सारे डेली एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे रूटीन वर्क होते हैं, रूटीन के टास्क होते हैं जिन्हें एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। द नर्स इन कंसल्टेशन विद एन ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट सजेस्ट डिवाइसेस विच आर डिज़ाइंड टू एड वन हैंडेड एक्टिविटीज़। फिर उसमें नर्स जो है ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट को इन्वॉल्व कर सकती है जो कि ऐसी डिवाइसेस सजेस्ट करते हैं जो कि डिज़ाइन की गई होती हैं वन हैंडेड एक्टिविटीज़ के लिए। द पेशेंट में एक्सपीरियंस fatigue due to modified activities and the weight of the cast, brace or splint. Frequent rest periods are necessary. Obviously, patient जो है आपका वो fatigue experience कर सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो उसको मॉडिफाइड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना पड़ रही हैं और फिर कास्ट या ब्रेस जो भी अप्लाई किया गया है उसका वज़न भी होता है, ज़ाहिर है। तो इसलिए फ्रीक्वेंटली पेशेंट को आपने रेस्ट के पीरियड भी प्रोवाइड करने हैं। ठीक है ना जी। टू कंट्रोल स्वेलिंग द इमोबिलाइज्ड आर्म इज एलिवेटेड। स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए हम जो हमारा इमोबिलाइज्ड आर्म होगा पेशेंट का उसको हम एलिवेट कर देंगे।
स्लिंग में बी यूज्ड व्हेन द पेशेंट एम्बुलेट्स। अब जब पेशेंट आपका मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, कहीं जाना है उसे, तो उस वक्त आप उसको स्लिंग अप्लाई करेंगे ताकि आपका पेशेंट मूव करे, लेकिन जो आर्म है उसको वो इमोबिलाइज ही रहे। टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन द सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, और साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि जो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स है उनके ऊपर प्रेशर भी रिलीज होगा। द नर्स encourages द पेशेंट टू रिमूव द आर्म फ्रॉम द sling एंड एलिवेट इट frequently। उसके साथ साथ नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे इनकरेज करेगी अपने पेशेंट को। हमने स्लिंग तो लगाया है, वी नो कि स्लिंग का पर्पस ये है कि हमने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, प्लस जो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स हैं उनके ऊपर प्रेशर रिलीव करना है फ्रीक्वेंटली। एक मरतबा जो है वो स्लिंग में से रिमूव करे और बाजू को एलिवेट करे, यानी फ्रीक्वेंटली ये एक्सरसाइज भी उसने परफॉर्म करनी है। Circulatory disturbances in the hand may become apparent with signs of cyanosis, swelling, and an inability to move the finger. Circulatory disturbances यानी स्लिंग, सारा स्लिंग, एक मिनट मैं देखती हूँ, शायद पिक्चर इसमें मैंने आपको कैसे बताऊँ स्लिंग, एक सेकेंड। चलें, आपने देखा होगा ना कि एक जो सम टाइम अगर किसी के एल्बो जॉइंट में कोई मसला हो जाए, तो देखा है गर्दन में से जो, यानी बाजू को उस स्पेसिफिक यानी कपड़े का भी स्लिंग हो सकता है, बाजू को सपोर्ट करते हैं एक कपड़े के साथ और उस कपड़े के जो दोनों एंड्स होते हैं उन्हें ला के नेक के पीछे बांध दिया जाता है, उसे हम स्लिंग कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पिक्चर नहीं है मेरे पास स्लिंग की, लेकिन आई होप सो कि देखा तो होगा आप लोगों ने। जनरली ये तो बड़ी आम सी घर में भी ये प्रैक्टिस होती है। अब तो खैर प्रॉपर वार्ड एरियाज में और इस तरह से प्रॉपर किस्म के वो स्लिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ ठीक है, देखा है, चलो समझ आ गई। हाँ बिल्कुल, ट्रायंगल बैंडेज भी कह सकते हैं, रिदा उसे हम। So, circulatory disturbances in the hand may become apparent with signs of cyanosis, swelling and inability to move the finger. Circulatory disturbances भी हो सकते हैं, ठीक है जी। जो हाथ है पेशेंट का जो इमोबाइल हुआ हुआ है, अ, उसमें सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं, आपको नज़र आ सकते हैं विद साइन ऑफ साइनोसिस, स्वेलिंग एंड इनेबिलिटी, यानी ऑब्वियसली साइनोसिस हो रहा होगा, ब्लूइश हो रहा होगा वो एरिया, और स्वेलिंग की कंप्लेन हो सकती है, और जो फिंगर्स हैं वो उसे मूव करने के काबिल नहीं रहते, इनेबिलिटी टू मूव द फिंगर्स। One serious effect of impaired circulation in the arm is Walkman's contracture। ये Walkman's canal पढ़ाई थी ना मैंने आपको, जब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख रहे थे लॉन्ग बोन का, उसमें हमने वॉकमैन कैनाल्स पढ़ी थी। सेम वही है ये, एक और जो सीरियस यानी इम्पेयर्ड सर्कुलेशन की वजह से सीरियस इफेक्ट हो सकता है, वो यही होता है कि जो वॉकमैन कैनाल्स होती है ना उनके कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं। दिस इज अ specific type of compartment syndrome. Contracture of the fingers and wrist occur as a result of the obstructed arterial blood flow to the forearm and hand। ये जो कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं ना फिंगर्स के अंदर, रिस्ट के अंदर, इनका बेसिकली रीज़न यही होता है कि आर्टीरियल ब्लड जो यानी सर्कुलेशन होती है फोर आर्म की, हैंड की, जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है, आर्टीरियल ब्लड फ्लो हो रहा होता है, वो वो कम हो जाता है, जो आर्टरीज होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। द पेशेंट इज़ अनेबल टू एक्सटेंड द फिंगर, डिस्क्राइब एबनॉर्मल सेंसेशन। ऐसी सिचुएशन में आपका पेशेंट जो है वो अपनी फिंगर्स को सही से एक्सटेंड नहीं कर सकता, और आपको कंप्लेन करता है वो कि उसे उसे एबनॉर्मल सेंसेशंस आ रही हैं, यानी पेन आ रहा है जो कि पेन ख़त्म भी नहीं होता, और वो स्ट्रेच नहीं कर पाता, उसको अपनी जो फिंगर्स होती हैं उनको ठीक से स्ट्रेच नहीं कर पाता। एंड एग्जिबिट साइंस ऑफ डिमिनिश सर्कुलेशन टू द हैंड।
परमानेंट डैमेज डेवलप्स विद इन अ फ्यू आवर्स इफ एक्शन इज़ नॉट टेकन। अगर हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बॉदर ना करें, अगर हम इसको आइडेंटिफाई करके इसको करेक्ट ना करें, ट्रीट ना करें, तो परमानेंट डैमेज जो है वो डेवलप हो सकता है। न्यूरोवास्कुलर चेक्स मस्ट बी डन फ्रीक्वेंटली। जो न्यूरोवास्कुलर चेक्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं हर किस्म के कास्ट में, ब्रेसिस में, स्प्लिंट्स में। बहुत ज़रूरी है कि न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट आपने कंटिन्यू करनी है, यानी आपने ब्लड सप्लाई चेक करनी है, नर्व्स चेक करनी है। इफ़ अ कास्ट इज़ यूज्ड फॉर इमोबिलिटी, अगर कास्ट जो है इमोबिलिटी के लिए यूज़ हो रही है तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम को हम मैनेज कर सकते हैं बाय बायवेल्विंग और फिशियोटोमी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर सही से न्यूरोवास्कुलर स्टेटस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कहीं पे भी तो उसे हम कर सकते हैं। ठीक है ना जी? ये तो था अपर एक्सट्रीमिटी की नर्सिंग मैनेजमेंट, ये हमें क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद एन इमोबिलाइज्ड लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है ना? द एप्लीकेशन ऑफ अ लेग कास्ट, ब्रेस और स्प्लिंट imposes a degree of immobility on the patient. The patient's leg must be supported on pillows to heart level to control the swelling, and ice packs should be applied as prescribed over the fracture site for 1 to 2 days. देखें ऑब्वियसली जिस तरह से लेग कास्ट अप्लाई हुई हुई होगी तो ऑब्वियसली पेशेंट आपका इमोबाइल हो जाएगा। पेशेंट की जो लेग है उसको आपने सपोर्ट करना होता है पिलोस के ऊपर, ताकि वो हार्ट हार्ट लेवल तक, उससे ऊपर नहीं लेके जाना। हार्ट लेवल तक पिलोस से सपोर्ट करना है ताकि स्वेलिंग को कंट्रोल कर सकें। आइस पैक्स अप्लाई करने हैं, ठीक है ना, फ्रैक्चर साइट के ऊपर 1 to 2 डेज तक। द पेशेंट इज टॉट टू एलिवेट द इमोबिलाइज्ड लेग व्हेन सीटेड, जब बैठा हुआ हो तो उस टाइम भी पेशेंट को आपने कहना है कि जब आप बैठे हुए हैं तब भी आप अपनी जो इमोबिलाइज्ड लेग है उसको एलिवेट करके रखेंगे। द पेशेंट शुड आल्सो assume a recumbent position several times a day with the immobilizing leg elevated to promote venous return and control the swelling। इसके अलावा पेशेंट को रिकम्बेंट पोजीशन यही होती है कि रेस्टिंग पोजीशन में ना सेवरल टाइम आपने रेस्ट भी करना है और अपनी इमोबिलाइज्ड लेग जो है उसको आपने एलिवेट करके रखना है ताकि वीनस रिटर्न प्रमोट हो सके और जो स्वेलिंग है वो कंट्रोल हो सके। ठीक है ना? The nurse assesses circulation and nerve function. Numbness, tingling, and burning may be caused by a peroneal nerve injury from pressure at the head of the fibula. नर्स असेस करती है सर्कुलेटरी फंक्शन और नर्व फंक्शन। अगर पेशेंट नमनेस, टिंगलिंग और बर्निंग की जो है ना सेंसेशंस बताता है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न हो सकता है पेरोनियल नर्व इंजरी, जो कि हेड ऑफ द फिब्यूला के ऊपर प्रेशर होने की वजह से हो सकती है। The nurse and the physical therapist teach the patient how to transfer and ambulate safely with assistive devices। नर्स और फिजिकल थेरेपिस्ट जो होते हैं उनका वो, यानी जब हम पेशेंट को अलाउ करते हैं, मूव करने के लिए अलाउ करते हैं, मूवमेंट अलाउ करते हैं किसी भी असिस्टिव डिवाइसेस के साथ, तो नर्स या फिर फिजिकल थेरेपिस्ट पेशेंट को खुद से तो नहीं ना पता होगा पहले से कि किस तरह से चलना है, तो नर्स और फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो अपने पेशेंट को बताते हैं, सिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने सेफली किसी भी असिस्टिव डिवाइस के साथ मूव करना है। ठीक है ना? द गेट टू बी यूज डिपेंड ऑन वेदर द पेशेंट इज परमिटेड टू बेयर द वेट। अब चलना किस तरह से है, गेट किस किस्म का होना चाहिए, ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि पेशेंट को वेट बेयरिंग कितनी है, यानी पेशेंट को वेट बेयरिंग अलाउ की गई है या नहीं की गई है। अगर तो वेट बेयरिंग अलाउ की गई है देन कास्ट, स्प्लिंट और ब्रेसेस रीइंफोर्स किए जाते हैं कि आप वो यूज़ करें, इसलिए क्योंकि फिर वो बॉडी के वेट को अच्छे से मेंटेन रख लेते हैं, अच्छे से स्टेबलाइज कर लेते हैं। A cast boot worn over the casted foot provide a broad non-skid walking surfaces। जैसे एक ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, दिस इज़ द कास्ट बूट। कास्ट बूट अगर पहना जाता है तो ये बहुत अच्छे से नॉन स्लिपरी वॉकिंग सर्फेसेस प्रोवाइड करता है पेशेंट्स को। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं अटेंडेंस शीट ले आऊँ ज़रा, फिर हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। कोई क्वेरी है आप लोगों की यहाँ तक तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे।
चलें जी, अटेंडेंस मार्क करवा दें सब स्टूडेंट्स।
जी बेटा, अटेंडेंस हो गई है सबकी। कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। जी अक्सा, आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। चलिए, अपना ख्याल रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ टिल नेक्स्ट क्लास। इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़।